हेलो स्टूडेंट। G23 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको जानकारी है कि कल उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो रिजल्ट है वो रिवाइज हुआ है और उसमें नियर अबाउट 2600 स्टूडेंट्स का प्रीलिम क्वालिफाई हुआ है। आपके एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो नवंबर दी गई है। तो मेंस में चूंकि आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है, मैं कई बार देखता हूँ कि प्रीलिम कई बार क्वालिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मेंस में वो लैग कर जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उनका जो आंसर राइटिंग स्किल है वो प्रॉपर अच्छा नहीं होता। तो किस तरीके से मेंस में आंसर राइटिंग करें, मेरा नियर अबाउट 22-23 ईयर का एक्सपीरियंस जो रहा है मैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। तो देखिए, कई बार हम देखते हैं जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स और 2500 वर्ड्स का है। तो उसमें कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ लाइन चेंज करनी है, कई बार स्टूडेंट्स उसको नहीं जानते। तो पहले मैं पेपर के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो आपका मेंस का एग्जाम है, मेंस वैसे सभी जानते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपके 7th पेपर हैं, 7th पेपर और इसमें पहला जो पेपर है वो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज, और इसमें हिंदी और एस्से है, निबंध। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, ये 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। और इसमें देखिए गद्यांश भी आएगा और इसमें ग्रामर भी है। इसके साथ साथ इसमें लेटर राइटिंग है और इसमें ट्रांसलेशन भी है और इसमें 2 एस्से आएंगे। एक उत्तराखंड का स्पेशली एस्से आता है और स्टूडेंट्स जनरली उत्तराखंड के एस्से में ही लैग करते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर कोई बुक्स भी नहीं बनती। तो स्टूडेंट्स, ये केवल यही एक पेपर है जो 300 मार्क्स का है और ये पेपर क्वालिफाइंग भी है। अगर हिंदी के पेपर में हम लैग कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपकी मेंस की कॉपी चेक नहीं होती। तो ये क्वालिफाइंग भी है और इसके जो मार्क्स होंगे वो काउंट भी होंगे। और इसमें देखिए जो दूसरा पेपर है, जो सेकंड पेपर है, सेकंड देखिए इसमें एक हिस्ट्री का पेपर होगा, हिस्ट्री का पेपर है। इसमें तीसरा पेपर पॉलिटी का है, पॉलिटी। स्टूडेंट्स, नाम तो उसको पॉलिटी दिया गया है लेकिन इसमें पॉलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी है। इसमें कुछ पब्लिक एड का सेक्शन भी है और ये करंट से अपडेट है, ध्यान रखना है। इसमें एजुकेशन पॉलिसी भी दी गई है और हेल्थ सिस्टम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब एक पेपर इसमें ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। 5th आपका इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स। एक साइंस टेक का है, साइंस टेक एंड जनरल साइंस। इसमें 7th जो पेपर दिया गया है ये आपका एप्टीट्यूड और प्लस एथिक्स का है, एथिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो 6 पेपर आप देख रहे हैं, ये 6 इंटू 1200, 200, ये 1200 के पेपर हैं। हिंदी का मात्र एक ऐसा है जो 300 का है। तो आपका जो मेंस है ये 1500 का हो जाता है, 1500। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यदि आप 50% स्कोर कर जाते हैं, यानी 750, अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। लेकिन इंटरव्यू कॉल जो आएगी आपको 50% पे, और पता लगा कि आपका सिलेक्शन बीडीओ में हो रहा है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो कहने को तो आप पीसीएस ऑफिसर हैं लेकिन वो अलाइड पोस्ट है, आपको अगले साल फिर एग्जाम देना पड़ेगा। तो मेंस में किस तरीके से बेहतर नंबर लाएं, यानी 750 को प्लस किस तरीके से किया जाए, उसी पे मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में आप मात्र 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। ठीक, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने आपको बताया है 1500 का आपका मेंस है और 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। अच्छा, अब देखिए इसमें बच्चों जो आपके पेपर शेड्यूल होगा उसमें 15 जो क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन जो पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट 15 क्वेश्चन हैं और ये 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स अर्थात 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये जो वर्ड, इसमें आपकी वर्ड लिमिट 20 वर्ड्स है, 20 वर्ड्स। और देखिए ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं
2 में से 2 ही आपको मिलने हैं अगर आपने अच्छा लिखा है। लेकिन अगर हम फुल क्वेश्चन की बात करें, जो फुल क्वेश्चन 16 मार्क्स का है 250 वर्ड्स में, उसे आप कितना भी बेहतर क्यों ना लिख लें, उसमें 9 या 10 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ध्यान रखना है। अब इसके हम पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट सेकंड। देखिए इसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी 50 मार्क्स के। और इसमें जो आपकी वर्ड लिमिट होगी ये 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स। फिर पार्ट थर्ड जो है, पार्ट थर्ड की यदि हम बात करते हैं, पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड इसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन। और इसमें आपके लिए एक चॉइस होती है, क्वेश्चन 7 है लेकिन इसमें से कोई आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन 5 इंटू 8, 8 ठीक, तो 40 मार्क्स के ये हैं। और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है ये होती है 125। अब हम पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। पार्ट फोर्थ देखिए, फोर्थ तो देखिए इसमें भी 7 क्वेश्चन हैं और इसमें भी आपकी चॉइस होगी। इसमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और 1600 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी 80 मार्क्स के ये होते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हम इनको प्लस करते हैं तो देखिए इसको तो आपका 200 मार्क्स का एक पेपर होता है। मात्र एक लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर ऐसा है, लैंग्वेज एंड एसे, जो 300 मार्क्स का है और इसकी जो वर्ड लिमिट होती है ये 250 होती है, 250। अब देखिए वर्ड लिमिट का मतलब ये होता है 250 में दिया है तो बेहतर होगा कि 250 वर्ड में ही आप उसे लिखें। लेकिन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है तो वर्ड को आप काउंट नहीं कर सकते। यदि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हैं तो आपको पता लग जाता है कि मेरे 250 वर्ड्स कहाँ होंगे। 250 का मतलब होता है उसमें 10 या 15 वर्ड्स अप या डाउन हो सकते हैं, अप या डाउन, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपका 250 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और आप उसमें 150 लिख कर आते हैं तो ऐसे में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर ज़्यादा वर्ड होते हैं तो भी मार्क्स कट जाते हैं। तो आप आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस में रहें जिससे आपको पता लगेगा कि कहाँ आता है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूं कि GIS में नियर अबाउट 300 स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। उनकी कॉपियों का इवोल्यूशन होता है। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं, ऑफलाइन, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं और जो ऑनलाइन दे रहे हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा रीज़न क्यों है? हमें दिखाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन में कोई टाइम नहीं होता, उसे आप कभी भी आप भेज सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीटिंग करके स्टूडेंट्स लिखते हैं। कई बार जब मैं इवोल्यूशन करता हूं अपने पेपर हिस्ट्री का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मैं स्टूडेंट्स को कॉल भी कर देता हूं कि आपने जो इतने आर्टिकल या सब आर्टिकल लिखे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने कंटेंट्स उसने डाले हों जो नेट वगैरह से सर्च करके ना डाले हों। तो इस तरीके की गलती ना करें, नहीं तो आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो जब भी आंसर राइटिंग करें बिल्कुल भी आपको चीटिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग इसलिए बहुत ही मस्ट हो जाती है, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे लिख देंगे। ठीक, कई बार अगर प्रैक्टिस में नहीं है, जो मेन कंटेंट्स होता है उसको आप लिखना भूल जाएंगे और बाद में आपको याद आता है कि मुझे वो लिखना चाहिए था, और बाद में यदि आप उससे लिखते हैं तो भी गलत हो जाता है। ठीक, जहां तक वर्ड लिमिट का प्रश्न है, वर्ड लिमिट देखिए, का, की, के, से, हे, ने आदि वर्ड काउंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। या कई बार ऐसा होता है इन 5-7 वर्ड्स को एक मान लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी सावधानी, जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, मैं अब वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स कहाँ पर हमें लाइन चेंज करनी होती है और कहाँ पर हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है। चूंकि आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको जानकारी भी होगी। सपोज दैट मैं हिस्ट्री के कल्चर को लेकर चलता हूँ। हिस्ट्री में फुल क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको सोशल लाइफ यानी समाज के बारे में लिखना है। वहीं पर आपको क्या लिखना है, फिर आपको इकोनॉमी के बारे में लिखना है। इकोनॉमी यानी आर्थिक जीवन के बारे में लिखना है। तो हमें देखिए सामाजिक जीवन में क्या क्या आता है। यहाँ पर सोसाइटी आती है। सोसाइटी, इसमें स्त्रियों की दशा कैसी है, या दशा यानी क्या फीमेल
डोमिनेट सोसाइटी है या मेल डोमिनेट सोसाइटी है। इसी में हम देखते हैं स्लेव सिस्टम। स्लेव सिस्टम का मतलब होता है दास प्रथा। दास प्रथा आती है। इसी में क्या आता है, इसी में आता है अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता आती है, अस्पृश्यता। इसी में कास्टिज्म आता है यानी वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। ये समाज में। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें इकोनॉमी का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, और सोर्स ऑफ इनकम किससे हो सकती है, ये एग्रीकल्चर से हो सकती है, ये एनिमल हस्बेंड्री से हो सकती है, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री। ये इंडस्ट्री से भी हो सकती है, इंडस्ट्री से। ये ट्रेड भी हो सकता है, ट्रेड ये हो सकता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमें एक फुल क्वेश्चन लिखना है और सामाजिक जीवन के बारे में लिखना है। तो देखिए, आप सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ के बारे में जब लिखेंगे तो आपको वहां पर प्लेन पेपर मिलेगा, यानी लाइनिंग वाली कॉपी नहीं होती है। तो देखिए, जैसे आपकी कॉपी में ये लाइन होती हैं, वहां प्लेन पेपर मिलेगा, लेकिन एक सैंपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, सोशल लाइफ आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, स्त्रियों की दशा लिखनी है। और आप कह रहे हैं कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये फीमेल डोमिनेट सोसाइटी थी, तो आपने यहां से लिखना शुरू किया, और यहां से लिखने के बाद आपकी को ये लाइन यहां कंप्लीट हो जाती है। तो अब आपको क्या लिखना है, स्लेव सिस्टम लिखना है, स्लेव सिस्टम। तो आपको यहां पर पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हेडिंग मेन ये था और ये सब हेडिंग है। तो ऐसी स्थिति में आपको लाइन चेंज करनी होगी, ऐसी स्थिति में आपको लाइन चेंज करनी होगी। लाइन चेंज का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट लाइन। तो जस्ट नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आपको इतना स्पेस छोड़ के जब लिखना है, यानी शुरू से यहां से नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है। फिर आपको अनटचेबिलिटी लिखनी है, अनटचेबिलिटी। मान लीजिए यहां पर कंप्लीट होती है, तो फिर लाइन चेंज करेंगे, थोड़ा स्पेस करके आप लिखेंगे। इसी तरीके से कास्टिज्म को लिखते हैं। लेकिन इसके बाद आपको इकोनॉमी लिखना है। तो इकोनॉमी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमी चूंकि अलग कॉन्सेप्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अब आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। पैराग्राफ, पैराग्राफ का मतलब होता है कम से कम 2 लाइन का स्पेस गैप आपको देना है, 2 लाइन। मान लीजिए यहां पर कंप्लीट हुआ था, तो आपको क्या करना है, आपको ये 2 लाइन छोड़ के यहां से इतना स्पेस छोड़ना है, और यहां से आप शुरुआत कर देंगे। फिर यहां ये सब हेडिंग है, तो यहां भी लाइन चेंज करनी है। तो इसके और इसके बीच में पैराग्राफ, चूंकि ये सब हेडिंग है, तो यहां पर आपको लाइन चेंज करनी है। आपको कलर पेन यूज नहीं करना है, जैसे हम करते हैं ना, 12th का एग्जाम देते हैं, बीए का लिखते हैं कि हमने क्या स्केच पेन से लिख दिया। नो, आपको कलर पेन यूज नहीं करना है, एक ही पेन को आप यूज करेंगे। और मैं तो आपको रिकमेंड ये करूंगा, यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता, यहां भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि आपको अंडरलाइन भी नहीं करनी है। अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि आप एक्सपर्ट को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको देखिए, प्रॉपर इसको देखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अपर पीसीएस मेंस की कॉपियां हैं। आप क्लास 2 के ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट होता है आपके नॉलेज के मूल्यांकन के लिए, वो एक एक वर्ड्स को पढ़ता है। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो कुछ करना ही है स्पेशली, तो ऐसी स्थिति में उस वर्ड्स को, उस लाइन को आप इन्वर्टेड कॉमास दे सकते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस कह रहे हैं। उत्तराखंड में भी मैं देख रहा हूं कि 2006 में 6 में प्रॉपर जितने भी मेंस के एग्जाम हुए हैं, सभी बैच चले हैं। ठीक, तो बच्चों, अब एक चीज मैं आपको यहां पर और डिस्कस करता हूं, एसे। एसे देखिए, एसे को हिंदी में निबंध कहते हैं। निबंध यानी शब्दों को बांधना है यहां पर। तो जनरली कहते हैं कि सर ये एसे नहीं कराया, ये नहीं कराया। एसे याद करने की चीज नहीं होती, एसे को कराने की जरूरत नहीं होती। आपको एसे लिखने की टेक्निक सीखनी है। और इसके साथ साथ अगर आपका जनरल स्टडी स्ट्रांग नहीं है, तो एसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक, कोई भी एसे हम किस तरीके से लिखते हैं उसका भी आप ध्यान रखिए। यहां भी थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली में स्टूडेंट्स देखिए, जो एसे आप लिखते हैं, निबंध, ऐसे निबंध लिखते हैं, कोई भी ऐसे आप लिखते हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें आप इकोनॉमिकल डाटा जरूर डालें। इकोनॉमिकल डाटा आपको उसमें डालने हैं।
अगर जरूरत पड़ती है, कहीं आवश्यकता होती है, तो आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की जरूरत पड़ती है तो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इसे आप करंट से अपडेट करें, करंट करंट से अपडेट करें, यह भी ध्यान रखना है। और इससे संबंधित यदि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी उससे संबंध है, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी इसमें आप डाल सकते हैं। और ध्यान रखना है, चूंकि ये एग्जाम स्टेट का एग्जाम है, एक बार फिर सुनिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट में बैठे हैं और उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। ये जो स्टेट के एग्जाम होते हैं सिविल के, अगर उत्तराखंड का एग्जाम है तो उसमें यह कोशिश कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उससे संबंधित उत्तराखंड का कोई कंटेंट्स है और जरूरत महसूस हो रही है तो उत्तराखंड को भी उसमें डालने का प्रयास करें। जैसे आपने देखा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था, जो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट है उसकी शुरुआत दांडी मार्च से की थी। तो गांधी जी के साथ 78+1 78 गांधी जी के फॉलोअर थे, वो लोग गए, लेकिन उसमें 3 उत्तराखंड के भी थे। चूंकि स्टेट का एग्जाम है तो उन तीनों का नाम आपको लिखना होगा, इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एस्से में, अब एस्से में हम क्या चीज लिखते हैं, एक एग्जांपल मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा। कोई भी आप एस्से लिख सकते हैं, तो उस एस्से को आप क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का प्रयास करें। जैसे जैसे मैंने कोई भी एस्से, जैसे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट को लिया है, वुमेन एम्पावरमेंट को लिया है, पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। तो जब भी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आपने इसे छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी ऐसे, तो उसका एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्शन का मतलब होता है वो क्या है। जैसे हम कहीं जाते हैं और किसी अनजान आदमी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इंट्रोडक्शन का मतलब यहां पर क्या है, यदि इस एस्से को पूछा जाता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है, इसका मतलब होता है महिला सशक्तिकरण क्या है, तो आपको यह लिखना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी महिला सशक्तिकरण क्या है। अब ये आप भी जानते हैं कि हमारे आजादी को भी 75 ईयर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, सेकंड फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी की बात, फर्स्ट फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष समान नहीं है ना। इसीलिए तो एम्पावरमेंट लाया गया है। तो सेकंड में हम लिखेंगे, फिर यहां से फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। पहला पैराग्राफ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आवश्यकता क्यों पड़ी, तो क्यों पड़ी भाई, क्यों लाया गया, क्यों इसकी आवश्यकता हो रही है, तो आप यहां पर एक पैराग्राफ में ये लिखेंगे। तो इसकी आप हिस्ट्री थोड़ा सा दे सकते हैं, जैसे वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, बीच बीच में, क्योंकि वर्ड 400 वर्ड्स या 450 500 में देख लीजिए, राजपूत पीरियड में कैसी थी, आज स्थिति कैसी है। आप देख रहे हैं आए दिन दहेज भी मांगा जा रहा है, महिलाओं को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा है, रेप भी किया जा रहा है ना। तो देखिए, अगर हम अपने जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में महिलाओं का योगदान कम है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो इसको आप लिखेंगे। फिर पैराग्राफ आपको चेंज करना है और तीसरे में लिखेंगे संवैधानिक स्थिति, यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 वो कहता है कि सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 15(3) कहता है कि पार्लियामेंट को ये राइट है कि वुमेन डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बना सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की, तो उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं आर्टिकल 39 में यह भी दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। इसी तरीके से आर्टिकल 42 कहता है, मैटरनिटी लीव की बात करता है। ऐसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में दिया गया है कि महिलाओं के प्रति सम्मान रखें। इसी तरीके से हम 73 अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वुमेन रिजर्वेशन की इसमें बात की गई है,
यानी पंचायती राज में बात की गई, तो ये संविधान कहता है। तो संवैधानिक स्थिति क्या है। फिर इसके बाद हम सरकारी प्रयास की बात करते हैं। सरकारी प्रयास क्या है। सरकारी प्रयास की यदि हम बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी हैं जो वुमेन डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से 2005 में हम क्या लाए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लेकर आए थे। इसी तरीके से 1961 में जवाहरलाल नेहरू के समय डॉवरी एक्ट यानी दहेज विरोधी अधिनियम बनाया गया था। इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की एक योजना लाई गई है ना। महिला सुरक्षाओं के लिए एक आपने देखा भी होगा हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो आप ये लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर आपको इसके प्रभाव लिखने हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसके क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमेशा रखिए, ध्यान रखिए, चूंकि आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का आपको अपोज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपोज करना ही है तो इनडायरेक्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आज हम देखते भी हैं किसके पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। हमारी मातृशक्ति आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, है ना, पायलट बन रहे हैं, स्पोर्ट में अच्छा नाम पहचान दे रही हैं, ठीक है। तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े ये आप दे सकते हैं। और ऐसी चीज होती है उसमें आप अपने इंडिविजुअल सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक। फिर आप लिखते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन यानी उपसंहार। कॉन्क्लूजन बच्चों, कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है और इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं, और कॉन्क्लूजन का मतलब जो भी आपने लिखा है उसका निचोड़ क्या है, कॉन्क्लूजन होता है। अगर कोई एक्सपर्ट आपकी कॉपी को पढ़े, केवल कॉन्क्लूजन को ही पढ़े, तो कॉन्क्लूजन को पढ़ के ही डिसीजन ले सकता है कि आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। कॉन्क्लूजन का मतलब है कि आपने इसमें क्या लिखा होगा तो भी आप वो समझ जाएंगे। तो कोई भी आप ऐसे लिखते हैं तो उसको छोटे छोटे सेक्शन में बांटना है आपको, है ना, और तब आप उसको लिखें, और मैं समझता हूं कि आपका बेहतर प्रदर्शन होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी छोटी सी बात आपके साथ शेयर मुझे करनी थी। और दूसरी बात, एक चीज और भी मैसेज आपको मैं छोड़ देता हूं। 26 सितंबर इवनिंग में 5 to 8 PM इस अपर पीसीएस के लिए जीत आईएएस में एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप में कोई आवश्यकता महसूस करता है तो आप जीत आईएएस टीम से जुड़ सकते हैं। चलो ठीक है, तो मेरी ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं। अच्छा कीजिए, बेहतर कीजिए। वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो मैं समझता हूं कि आधा काम तो आपका पूरा हो गया है। ओके, थैंक यू, बाय।